हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए हैं। स्पेशली MBA 4 सेम वाले, जल्दी MBA सेकंड सेम के लिए भी शायद आज से ही कोशिश है हमारी कि वीडियो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। MBA 4 सेम वाले तो बने हुए ही हैं और एग्जाम की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। HR एनालिटिक्स का पेपर है, जल्दी मैं इसका पूरा रिवीजन करा रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, सेकंड यूनिट पे मैं आ चुका हूँ, तो बने रहिएगा। और ये जरूर बताइएगा कि आप सबके जब फीडबैक रहते हैं कि हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से जो हिट हो जाते हैं क्वेश्चंस, जैसे 4 क्वेश्चंस 10 मार्क्स में हिट हो गए, तो एक बार आप फीडबैक देंगे तो अगले जो आपके जूनियर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हमको पता चलेगा कि हमारा एनालिसिस करने का तरीका जो है वो परफेक्ट है कि नहीं है, वो बढ़िया करेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अभी तक आप सबके मतलब वेल विशेष के कारण अभी तक हमारे 70-80% पेपर हिट हो रहे हैं। तो आप प्लीज़ हमको एक बार फीडबैक दीजिएगा कि जितने हम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताते हैं वो अच्छे से जा रहा है नहीं जा रहा है, और मेरे इस वीडियो पे आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए बिना कोई वक्त गवाए, क्योंकि एग्जाम है, सीधे अपन मुद्दे की बात पे आते हैं। MBA 4 सेम के लिए है, BBA के लिए है, BCom, PGDBM, UGC नेट के लिए। अच्छा, मैं UGC नेट जब भी बोल रहा हूँ तो आप ये मान के चलिएगा कि एक सेकेंड, हाँ, जब भी मैं UGC नेट बोल रहा हूँ ये मान के चलिएगा, यदि आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं UGC नेट की और अगर आपको लग रहा है कि UGC नेट का कोई भी वीडियो नहीं आया तो ये आपकी भूल है, क्योंकि जितने भी UGC नेट मैनेजमेंट से करने वाले हैं उनका कोर पेपर यही रहते हैं। मीन्स कि बेसिक फंडामेंटल और कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है तो वहां पर आपको नेट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए डॉक्टर आनंद व्यास फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। बहुत आसान सब्जेक्ट है, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, सारी चीजें डिटेल में समझा दूंगा। कल एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा आपका, बिलीव करिएगा मेरे ऊपर, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, सबसे पहला सेकंड यूनिट का टॉपिक है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशन ऑफ HR। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि क्या कह रहा है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशन ऑफ HR। तो क्वांटिटेटिव क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव वो चीजें होती है जिनको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव वो चीजें होती है जिनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। लाइक द टेस्ट, लाइक कलर। बोला जाता है ना शक्कर कितनी मीठी है, तो क्या बोला जाएगा कि बहुत मीठी है। ये तो नहीं बोला जाएगा 4 मीठी है, 3 मीठी है। लेकिन अगर किसी से वेट पूछते हैं तो वो कहते हैं बहुत मोटा है, नहीं, वो कहेगा 68 kg, 70 kg, 47 kg, और कोई जो शतकवीर होंगे वो कहेंगे 100 kg। तो ये हो गए क्वांटिटेटिव डेटा, आपको क्लियर हो गया। क्वालिटेटिव डेटा ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें डायमेंशन ऑफ HR क्या है? डायमेंशन ऑफ HR ये कह रहा है, डायमेंशन ऑफ HR ये कह रहा है कि जो डेटा हमारे टाइप्स होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, उसमें तो इंप्रूवमेंट लाना ही है, उसमें तो इंप्रूवमेंट लाना ही है। क्वांटिटेटिव डेटा इज लाइक दैट। HR के लिए क्या होगा? एम्प्लॉय का आउटपुट होगा। ठीक है, एम्प्लॉय का आउटपुट होगा, मींस के जितना यूनिट ऑफ प्रोडक्शन देगा वो लीव होगी। ठीक है, लीव होगी, वर्किंग स्टाइल होगी, ये सारे उसके क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं। और क्वालिटेटिव डेटा उसका मोरल, उसका मोटिवेशन, उसकी स्किल। अब स्किल एक आउटपुट अगर नंबर्स में ले लिया जाए तो वो क्वांटिटेटिव डेटा है, और स्किल ये परफेक्ट है इसके काम के अंदर, ये थोड़ा सा मॉडरेट है। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, तो वो तो प्रोडक्शन आउटपुट के ऊपर है, लेकिन हो सकता है कि कोई सेमी स्किल्ड वाला भी स्किल्ड के बराबर प्रोडक्शन दे दे, और कोई स्किल्ड वर्कर भी अनस्किल्ड के बराबर प्रोडक्शन दे दे एट द लैक ऑफ मोटिवेशन। सो ये है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के डायमेंशन। अब इसका जो बुकिश है वो देख लेते हैं। बुकिश में क्या कह रहा है कि हम ये जब चेक करते हैं, इसके डायमेंशन चेक करते हैं, तो सबसे पहले चेक करते हैं करंट HR की सप्लाई। करंट HR सप्लाई, एक एक पॉइंट पूरा क्लियर करूंगा, बस ध्यान से सुन लीजिएगा। करंट HR सप्लाई इज इक्वल टू the current manpower of the company, the current working force of the company, means the recruited person on your company is called your current HR supply. So that is the first dimension of the HR perspective, कि पहले HR का कोई मैनेजर आया। ये आपको कुछ इस तरीके से समझना है, HR एनालिटिक्स का सब्जेक्ट है, आप HR मैनेजर बन के गए हैं, किसी कंपनी में आपकी तुरंत जॉब लगी है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कंपनी में? कंपनी का नाम, कंपनी की शोहरत, वो तो आप पहले ही देख चुके हो एज द बिफोर द रिक्रूटमेंट। आपको ऐसे HR कंपनी का रखा गया है, तो आप सबसे पहले चेक करोगे द करंट HR
सप्लाई मीन्स द व्हाट आर द नीड्स ऑफ द कंपनी एंड व्हाट आर द करंट मैन पावर ऑफ द कंपनी। जो नीड है वो भी चेक करोगे और एज वेल एज आप क्या चेक करोगे, करंट मैन पावर ऑफ द कंपनी, कितने एम्प्लॉय है। और फ्यूचर एचआर, यहां पर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है जब हम ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम एचआर मैनेजर हैं किसी कंपनी में और नई नई नौकरी लगी है, बिल्कुल एमबीए होते ही डायरेक्ट एचआर मैनेजर बना दिया गया मिस्टर पिंटू साहब ने, मिस्टर पिंटू की दुकान पे, अरे मिस्टर पिंटू की कंपनी में। तो हमको सबसे पहले चेक करना है करंट एचआर सप्लाई मींस द टोटल मैन पावर ऑफ द कंपनी, देन वी चेक फ्यूचर एचआर डिमांड। अब ये पॉइंट्स आपके ऑलरेडी क्लियर होते चले जाएंगे, याद होते चले जाएंगे, केवल आपको क्या एज्यूम कर लेना है कि आप एचआर मैनेजर हैं। फ्यूचर एचआर डिमांड यानी कि द मैन पावर ऑफ द कंपनी तो एज्यूम कर लिया, लेकिन फ्यूचर में कंपनी का क्या परसेप्शन है, उसकी क्या ग्रोथ के चांसेस है, क्या मार्केट की डिमांड है, ऑलरेडी सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम आपको लाके देती है, तो ये फ्यूचर एचआर डिमांड होती है। देन डिमांड फोरकास्ट, एक फ्यूचर एचआर डिमांड का मतलब आपकी एचआर की नहीं, ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड, एंड द फ्यूचर डिमांड फोरकास्ट। हम यहाँ पर फ्यूचर में डिमांड आपकी एचआर की तो आपने फोरकास्ट करी, एस्टिमेट करी, लेकिन उसके बाद आप आपके प्रोडक्ट की भी एनालिसिस कर रहे हो। अब प्रोडक्ट का तो वैसे सेल्स और मार्केटिंग का काम होता है, लेकिन करता एचआर का ही बनता है। इसके अलावा हम उसको कैसे मैच करेंगे, एचआर सोर्सिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि उस एचआर को कैसे मैच करेंगे। क्या एचआर को मैच करने के कुछ सिंपल से तरीके। फर्स्ट, करंट जो मैन पावर है, करंट मैन पावर है, इसका स्किल इंप्रूवमेंट किसके थ्रू, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू, स्किल इंप्रूवमेंट या आउटसोर्स कर लेना, दो ही तरीके हैं, है ना। करंट मैन पावर को स्किल इंप्रूवमेंट, ठीक है, या आउटसोर्स कर लेना। किसका, करंट मैन पावर को आउटसोर्स, सॉरी स्किल इंप्रूव करा, ताकि जो सेमी स्किल्ड है वो स्किल्ड के बराबर काम करे और जो अनस्किल्ड है वो सेमी स्किल्ड के बराबर काम करे। कैसे संभव हो सकता है, ये हो सकता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू। ये फर्स्ट आपका स्ट्रेटजी है। सेकंड स्ट्रेटजी आउटसोर्स करना। थर्ड, उस समय के लिए कोई एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट करना जिसके थ्रू हम वहां से डायरेक्टली, जैसे कॉलेज लेक्चरर्स में, कॉलेजेस में आते हैं ना ऑन कैंपस प्लेसमेंट, तो वो एचआर सोर्सिंग के टेक्निक्स है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट आपको 2-3 मेन याद होने चाहिए। ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, उसकी सैलरी हो गया, उसका कंपनसेशन बेसिकली बोला गया है, उसकी वेजेस हो गई, उसका लीव रिकॉर्ड हो गया, उसका टर्नओवर हो गया। वेजेस, टर्नओवर का मतलब कि कितना टाइम बंदा रह रहा है फिर छोड़ के जा रहा है, या दूसरा बंदे को हम रिटेन कर पा रहे हैं। द रिटेंशन रेशियो ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड द टर्नओवर। याद रखना, द रिटेंशन रेशियो ऑफ द एम्प्लॉय इट्स कॉल्ड द टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉय। टर्नओवर का मतलब, ऐसे अगर सेल्स एंड रिटेल का सब्जेक्ट होता तो मैं बोलता टोटल सेल्स इक्वल टू टर्नओवर, लेकिन यहां पर टर्नओवर का मतलब है द रिटेंशन रेशियो ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में आ जाते हैं। And then the promotion, bonus strategy, promotion percentage, all the things include in the quantitative data. Then the qualitative, ऑडिट स्किल, वर्कलोड, कितना उस पर वर्कलोड दिया जा रहा है, द स्किल लेवल, सम स्किल्ड, अनस्किल्ड और स्किल्ड, 3 ही लेवल है, बार बार पॉइंट अपन को लिखने होंगे। ठीक है, और ऑडिट स्किल में भी सेम ही है। ठीक है, और वर्कलोड मींस द नंबर ऑफ आवर्स, द नंबर ऑफ यूनिट, द नंबर ऑफ वर्कलोड का मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके के वर्कलोड को इसके अंदर लिखा गया है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। दैट इज डायमेंशन ऑफ द एचआर। बहुत इजी है ना। देखो 7-8 मिनट के अंदर अपन ने इतना बड़ा टॉपिक है आपकी बुक के अंदर, आप देखिएगा इसको, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, कोठारी पब्लिकेशन से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, अरे भर भर के लिख रखा है, लेकिन आपको इसका अगर सार पता चल गया तो फिर पत्ते भरने में तो अपने एचआर वाले बहुत आगे ही है। मैं भी एचआर से मेजर एचआर एंड माइनर मार्केटिंग, लेकिन बीकॉम होने के कारण, एमए इकोनॉमिक्स होने के कारण आपको इकोनॉमिक्स और कॉमर्स दोनों पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत मुझे आती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ एचआर डिमांड फोरकास्टिंग। सबसे पहले प्लानिंग मेथड एंड टेक्निक। प्लानिंग मेथड और टेक्निक के अंदर, मेथड और टेक्निक तो वैसे एक ही है, याद रखना। मेथड पूछ ले या टेक्निक पूछ ले, हमको एक ही चीज लिखनी, मेन है प्लानिंग। अब ये प्लानिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, एचआर डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है? प्लानिंग ऑफ एचआर डिमांड फोरकास्टिंग, प्लानिंग ऑफ एचआर डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है? इसका बेसिक मीनिंग दोस्तों ये है कि जो फ्यूचर में होने वाली मैन पावर की रिक्वायरमेंट है,
दैट फोरकास्ट दैट फ्यूचर में होने वाली मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसको करंट रेशियो के साथ मैच कर लेना, दैट इज कॉल्ड एचआर डिमांड फोरकास्टिंग। तो अब सर ये क्या है, इसमें भी बच्चों को क्वेश्चन आता है। जैसे कि सपोज यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ समझना जरूरी है, क्योंकि एक इसके अंदर ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है, जैसे सपोज मिस्टर पिंटू की जो कंपनी है उसमें अभी मैन पावर 25 मैन पावर लगी हुई है। अब उसमें भी कुछ स्किल होगी, जैसे कि हम मान लेते हैं 10 स्किल्ड है ना, 7 जो है वो सेमी स्किल्ड है और 8 जो है वो अनस्किल्ड है। टोटल 25 मैन पावर लगी हुई। कब? 2022 में। और अब आगे 2024 की बात करता हूं मैं, तो यहां पर बंदे को रिक्वायरमेंट कितने की है, यहां पर वो कह रहा है कि मेरे को, यहां पर वो कह रहा है 24 में मुझे 35% की रिक्वायरमेंट। कितने की? 35% की रिक्वायरमेंट है। तो अब बताइए, क्या थोड़ा रब कर दें, वापस से लिख दें? ठीक है, 35% की रिक्वायरमेंट है। तो अब बताइए क्या इतने जने उसको ऐड करने होंगे? तो एक नॉर्मल बंदा क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि 10 जने और लाने, क्योंकि 25 तो हैं, 35 और चाहिए, तो 10 जने और लाने। लेकिन नहीं, आपका यही तो फंडा काम करेगा, तभी तो आपको एचआर मैनेजर की लाखों के पैकेज मिलेंगे। कि अगर आप 25 के बराबर 35 कर दोगे तो उसके लिए लाखों का पैकेज नहीं मिलता है आपको। यहाँ पर मैक्सिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम 28 एम्प्लॉइज के अंदर काम करना है। मैक्सिमम बता दिया, वो भी मैं एमएनसी की बात कर रहा हूँ। करंट मैन पावर की रिक्वायरमेंट है 35, लेकिन आपको कंपनी को 28 एम्प्लॉय में रन करना है, 7 एम्प्लॉइज की कॉस्ट कटिंग करनी है सीधे सीधे। तो कैसे करेंगे? ये जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, जो सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, इनको सबको किस में, स्किल्ड में ट्रांसफर करने हैं। तो मेरे पास 25 तो स्किल्ड हो जाएंगे, तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना। और 25 स्किल्ड हो गए, पहले 10 ही थे, 15, 1.5 रेशो बढ़ा। और कितने जने चाहिए? 3 भी मेरे को सेमी के चाहिए, जिनको मैं कैसे भी करके स्किल्ड में कन्वर्ट करूंगा। बाद में सेमी इसलिए लाऊंगा क्योंकि उसकी शुरुआत में कॉस्ट कटिंग होती है। यही तो फंडा याद रखना है, यही एग्जांपल याद रखना है, यही बातें याद रखनी है। तभी इसी को ही प्लानिंग कहते हैं। एचआर की डिमांड फोरकास्टिंग की प्लानिंग का ये मतलब नहीं है कि 35 है, 25 चाहिए, 10 और ले लो ना। ये तो बुक में लिखा हुआ है, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। और इसको आप एग्जाम में एक बार जरूर लिख कर आइएगा, आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बिकॉज जब एग्जामिनर चेक करता है, ये नॉर्मल लटरी लाइन है तो सभी लिखते हैं कि एस्टिमेटिंग द फ्यूचर नीड, estimating the future need, estimating the future demand, estimating the future manpower of the company, matching the current manpower of the company is called the planning of the HR demand forecasting। इस तरीके की एक बेसिकली बहुत प्यारी सी लाइन लिख देते हैं। लेकिन फिर इसके साथ में अगर आप इंप्रूव कर दो, improving the unskilled and skilled employee towards the skillness and increase the productivity of the employee with the help of the training and development, it's called the planning of HR demand forecasting. Now it's more proper and more correct. Getting my point? आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत प्यार से समझाया, बहुत आसानी से समझाया और जीवन का कटु सत्य समझाया कि घर पे अगर हमको कितनों की रिक्वायरमेंट है, कहाँ गए? सॉरी। ये हाँ, अगर आपको सबकी रिक्वायरमेंट है तब आपको पता करना है कि 35 को हमको कैसे, 25 को 35 कैसे करना है, तभी तो आपकी कंपनी में वैल्यू रहेगी। दैट इज कोर ट्रूथ। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, डाटाबेस यहाँ तक हो गया था। हाँ, इसके अपन ने प्लानिंग का टॉपिक ये देख लिया। ठीक है, अब ये इसकी टेक्निक्स। अब टेक्निक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया कि सर टेक्निक समझाओ। पहले भी एचआरएम में टेक्निक बताई थी, यहाँ भी बता देता हूँ, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। इसके तो अपन ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व
कर रखें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आपको क्या है, एचआर डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक क्या है? टेक्निक का मतलब कि जैसे हम एस्टिमेट करेंगे कि फ्यूचर में 25 का 35 किस बेस पे होगा। पहला वर्क स्टडी मेथड पे कि हमारे पास अभी इतनी करंट मैन पावर है, फ्यूचर में इतनी होने वाली है। वर्क स्टडी मींस द आउटपुट ऑफ द एम्प्लॉय एंड द फ्यूचर नीड ऑफ द एम्प्लॉय, डिडक्शन जो आएगा वो आपकी करंट एचआर रिक्वायरमेंट होगी। सो दैट इज वर्क स्टडी मेथड। सिंपल है ना, आउटपुट ऑफ द एम्प्लॉय और फ्यूचर डिमांड ऑफ द एम्प्लॉय में आउटपुट द डिमांड डिक्रीज जो करेंगे, मतलब आज मान लो हमारा आउटपुट 25 यूनिट का है और फ्यूचर में हमको 35 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तो 10 यूनिट के लिए जितनी मैन पावर लगेगी वही तो हमारी वर्क स्टडी मेथड कहलाता है। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सिंपल। मैनेजरियल जजमेंट, दैट्स द एस्टिमेशन, एस्टिमेट करते हैं। वो कहता है इंट्यूशन आया कि हाँ यार अगले साल डिमांड बढ़ने वाली, कोई उसका डेटा नहीं, कोई उसका ऐसा फैक्ट एंड फिगर नहीं है, कोई इसकी ऐसी कोई पुरानी कोई घटना नहीं घटी। जैसे कोरोना आया तो बहुत से लोगों को पहले ही लग गया था कि अब कोरोना का कुछ असर दिखने लगा है, फार्मा के शेयर भागने वाले, फार्मास्यूटिकल के शेयर खरीद लो, ठीक है, अरविंदो फार्मा के शेयर खरीद लो, रातों रात अमीर बन जाओगे। तो दैट इज मैनेजरियल जजमेंट, मींस के मैनेजर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से फ्यूचर के कोई पॉइंट ऑफ व्यू में एचआर का डिमांड फोरकास्ट करता है, क्योंकि उसको ही पता होता है कि उसकी कंपनी को कहाँ आगे ग्रोथ करानी है। तो दैट इज मैनेजरियल जजमेंट। देन रेशियो एनालिसिस, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था। रेशियो एनालिसिस कंपनी के कैश फ्लो, फंड फ्लो को देख के जितने भी हम रेशियो निकालते हैं, या कंपनी के रिटेंशन रेशियो को देख के हम निकालते हैं, कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को देख के, कंपनी के वर्किंग कैपिटल रेशियो को देख के हम जो रेशियो एनालिसिस करके अगर कंपनी के डिमांड का फोरकास्ट करते हैं। देन रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन मींस कोरिलेशन, और अपन ने रिग्रेशन अच्छे से पढ़ा था। तो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशन होता है कि ये इस तरीके के ट्रेंड एनालिसिस चल रहा है, उसमें ट्रेंड एनालिसिस था, इस तरीके के से अपन चार्ट बनाते थे, कुछ याद होता होगा रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें अगर हमारा प्रोडक्ट चला गया तो हमको इतनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, इससे नीचे आ गया तो इतनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। तो प्रोडक्ट और मैन पावर का इसमें कोरिलेशन अपन चेक करते थे। देन डेल्फी टेक्निक, डेल्फी टेक्निक क्या होता है कि हम, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत आसानी से समझा देता हूं, कि हम एक एक्सपर्ट हायर कर देते हैं कि भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब एक्सपर्ट हायर कर देते हैं, वो एक्सपर्ट इकलौता नहीं होता, अ टीम ऑफ मेंबर्स, टीम ऑफ एक्सपर्ट। वो बोलते हैं कि आपको इतने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, आपकी कंपनी यहाँ पर है, अगले साल यहाँ पे जाने वाली है, कम होने वाली, ज्यादा होने वाली है, तो उसको डेल्फी टेक्निक बोलते हैं। डिसीजन बाय सर्वेइंग अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट, सर्वे कराते हैं, बेसिकली क्वेश्चनर बेस्ड सर्वे होता है, और उससे हम उसको डेल्फी टेक्निक बोलते हैं। ठीक है। अब फ्लो मॉडल क्या होता है? फ्लो मॉडल होता है बेसिकली इस तरीके का फ्लो मॉडल। फ्लो मॉडल यानी कि ये अपनी ये सेल्स बार चार्ट टाइप, ठीक है, ये बार चार्ट टाइप, ये 2021 का है, ये 2022 का है, यहाँ पर 30% है, 30 है, यहाँ पे 40 है। तो अगर आगे बढ़ता हुआ ही रह रहा है ट्रेंड, तो अपन क्या समझेंगे कि फिर बढ़ेगी, यानी कि डिमांड हमको बढ़ानी है। तो यही फ्लो चार्ट होता है। बर्ड आई व्यू, यानी दूर से देख के अपन अनुमान लगा लेते हैं जब कि हमारी डिमांड बढ़ने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम डिमांड फोरकास्टिंग कर लेते हैं। जैसे कि एक समोसे वाला ग्राहकों की भीड़ देख के तुरंत बोल देता अरे एक परात और लगाओ, या एक पकौड़ी वाला तुरंत बारिश देख के बोल देता है बारिश आने लग गई है, ठीक है, इसलिए उमस भी थोड़ी होने लग गई है। बारिश का सीजन देख के वो बोल देता है पकौड़ों की सेल बढ़ने वाली है, फिर से एक कढ़ाई और चढ़ाओ। तो दैट इज द, यहाँ पर मैनेजरियल जजमेंट भी है और फ्लो चार्ट मॉडल भी है। कौन सा? कि बर्ड आई पिक्चर ऑफ द वर्क डोमेन एंड द कंपोनेंट्स इंटरकनेक्शन अमंग देम, यानी कि उसके जो इंटरकनेक्शन है, जो बर्ड आई व्यूज लेके अपन डिसीजन लेते हैं। तो दैट इज प्लानिंग। बहुत आसानी से समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? दिक्कत आए तो कमेंट करके बताएं यार सर ये समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस फॉर मैन पावर फोरकास्टिंग। अब ये डेटाबेस क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटाबेस इज द करंटली, डेटाबेस का अब एक याद रख लेना, डेटाबेस का मतलब द डेटा ऑफ द कंपनी मैन पावर। कुछ इसमें ज़्यादा समझने लायक नहीं। जो कंपनी के मैन पावर का डेटा होता है कि एचआर में इतने बंदे लगे हुए हैं, स्टोर में इतने बंदे लगे हुए हैं, फाइनेंस में इतने बंदे लगे हुए हैं, इस लेवल पे लगे हुए हैं। वो डेटा का मतलब यहाँ पर एज ए इंफॉर्मेशन में, डेटा का मतलब रॉ डेटा में नहीं है। डेटा बेस का मतलब, जब यहाँ डेटा बेस आ गया मीन्स के स्टोर के अंदर 2 सुपरवाइजर हैं, 15 लेबर हैं, 4 हेड हैं, उसमें भी 4 हेड में 1 HOD है, और 2 आपके उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, 2 आपके
सब HOD बना रखे हैं या एक वाइस प्रेसिडेंट बना रखा है ना, एक डिप्टी मैनेजर बना रखा है, मैनेजर बना रखा है, ये सब टर्मिनोलॉजी 12-15 टर्मिनोलॉजी रख रखी है उन्होंने। एक मेंबर बना रखा है, सीनियर मेंबर बना दिया, फिर असिस्टेंट बना दिया, फिर सुपर सीनियर असिस्टेंट बना दिया, ऐसा बनाते रहते हैं कंपनी में। टर्मिनोलॉजी का कलेक्शन ही डेटाबेस कहलाता है। आइडेंटिफिकेशन, अब इसको थ्योरी में कैसे बोलते हैं आप थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा ध्यान से एकदम, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन पार्टिकुलर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेटा ऑफ रिक्रूटमेंट, ग्रेडिंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रेडिंग इन द लीडरशिप टेस्ट, ओवरऑल ग्रेडिंग, प्रेफरेंस एंड चॉइस etc। यानी कि डेटाबेस के अंदर न केवल उस एम्प्लॉय के बारे में जो बुकिश नॉलेज है, वैसे तो यही रखा जाता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, लेकिन बुकिश के अंदर हम उस एम्प्लॉय की पूरी कुंडली रखते हैं। कुंडली का मतलब कि वो एम्प्लॉय की कब रिक्रूटमेंट हुआ, उसको कौन सी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दी गई, उसका स्किल लेवल क्या है, उसका टेस्ट के अंदर कैसा परफॉर्मेंस है, उसका ओवरऑल प्रोडक्शन के अंदर कैसा परफॉर्मेंस है, उसको कब कब बोनस दिया गया, सारे के सारा जो बेसिकली डेटा है, मींस के आपकी पूरी की पूरी कुंडली या पूरी की पूरी आपकी बायोडेटा तो खैर अलग चीज हो गई, ठीक है। पूरी की पूरी डेटाबेस का मतलब पूरा का पूरा उसका पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और क्या है, रिक्रूटमेंट कैसे हुआ, ग्रेडिंग क्या रही, लीडरशिप, कौन कौन से टास्क उसने असाइन करे, बोनस कब मिला, कौन सी ट्रेनिंग उसने कंप्लीट करी, कितने टाइम उसने लीव ली, कौन कौन सी लीव अवेल कर रखी, कौन सी लीव उसकी लेफ्ट है, ईच एंड एवरीथिंग मींस द एम्प्लॉय की नोट कह सकते हो आप, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कह सकते हो, दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस ऑफ द फॉर मैन पावर। अब ये बनाया क्यों जरूरी है फॉर फोरकास्टिंग, यहाँ पर मैन पावर का फोरकास्टिंग में बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम को पता चल जाए कि दो ट्रेनिंग करा के ये अनस्किल्ड से सेमी बन सकता है, ये सेमी से स्किल्ड बन सकता है, तो हम वो दो ट्रेनिंग का कॉस्ट एस्टिमेट करके अपने उस आउटपुट का कॉस्ट एस्टिमेट करके वो करानी है कि नहीं करानी, उस पर मैनेजरियल डिसीजन ले पाते हैं। दैट्स व्हाई द मैन पावर ऑफ द डेटाबेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज फॉर द सक्सेशन प्लानिंग का वर्ड हमेशा यूज रखना, फॉर द स्ट्रेटेजिक इंप्रूवमेंट इसका वर्ड भी यूज रखना, ठीक है। और इसके अंदर दूसरा और तीसरा भारी वर्ड अपन को क्या मिलेगा, फॉर द अपर हैंड इन द कॉम्पिटिटर, और फॉर द प्राइसिंग डिसीजन, और फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड एनालिसिस। ये प्राइसिंग डिसीजन हटा देना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड एनालिसिस, केवल ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आ जाता है इवैल्यूएटिंग रिलायबिलिटी, थोड़ा सा नीचे करते हैं, फ्लैश आ रहा है। इवैल्यूएटिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द सिलेक्शन मॉडल। सिलेक्शन मॉडल का मतलब समझे आप? सिलेक्शन मॉडल देखो ये आखिरी में आ रहा है, लेकिन आना फर्स्ट यूनिट का टॉपिक था। सिलेक्शन मॉडल का मतलब है कि हाउ विल सेलेक्ट अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, किसी बंदे को सेलेक्ट करना, किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है। अभी जैसे कि मुझे पियानो बजाने के लिए रख दिया जाए तो मैं बजा पाऊंगा? नहीं बजा पाऊंगा, आता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ाने के लिए रख दिया जाए तो थोड़ा सा पढ़ा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है। तो एक पर्सन को किस पैरामीटर पे चेक किया जाता है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, दैट इज द सिलेक्शन मॉडल। सिंपल है। अब दो पॉइंट होते हैं उसमें, एक होता है रिलायबिलिटी और दूसरा होता है वैलिडिटी। रिलायबिलिटी, हाउ वी रिलायबल मींस के द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा डिपेंड ऑन द रिलायबिलिटी, मींस कि जो डेटा है आपका कितना रिलायबल है, कितना सही है, कितना गलत है, वो रिलायबिलिटी के अंदर आता है। और वैलिडेशन मींस कि वो अभी के लिए कितना वैलिडेट है, मींस कि रिलायबल तो है, वो एक्यूरेट तो डेटा निकल कर आ रहा है कि किसी की अगर हम कंप्यूटर लिटरेसी चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर हम पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चेक कर रहे हैं तो दैट इज रिलायबल कि हम उसकी कंप्यूटर, लेकिन वैलिडेट अभी उसको इंटरनेट सर्फिंग भी आनी चाहिए, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आना चाहिए, अब उसको थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइनिंग भी आना चाहिए, अब उसका थोड़ा फोटोशॉप का भी काम आना चाहिए, अब उसको थोड़ा सा वी लुकअप, एच लुकअप थोड़ा डीप में नॉलेज होना चाहिए। आपके एचआर एनालिटिक्स में है वी लुकअप, एच लुकअप, ठीक है, वो न्यूमेरिकल का पार्ट है, मतलब वो थोड़ा प्रैक्टिकल का पार्ट है आपका, वो न्यूमेरिकल नहीं है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब कैसे होता है, क्या फॉर्मूला है, वो भी अपन 5th यूनिट में सीखेंगे, बहुत आसान है। वी लुकअप, एच लुकअप सही में अगर किसी ने कंप्यूटर की क्लास ली है और सही से एक्सेल सीखा है तो उसको तो ये बेसिक फंडे क्लियर होते हैं, सम, इफ, सम ऑफ, ठीक है, इफ, ये सारी के सारी चीजें उसमें एक्सेल में। अब मैं एक क्लास के अंदर आज सारा काम कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अब रिलायबिलिटी चेक कर लेते हैं। इट इज द टेस्ट टू फर्स्ट मेजर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी। अ टेस्ट इज सेड टू बी रिलायबल ओनली व्हेन द रिजल्ट एंड द आउटकम ऑफ द कंसिस्टेंट। आइडेंटिकल टेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेम पर्सन टू टू और डिफरेंट ओकेजन। रिलायबिलिटी मतलब कि दोनों पर्सन के ऊपर क्या एक ही टेस्ट एक ही टाइम पे अप्लाई किए जा सकते हैं। एक बंदा है जो आज घर से किसी से लड़कर आया है, एक बंदा है जो घर से खुशी खुशी आया है, तो दोनों के ऊपर अगर अपन टेस्ट सेम कॉमन लगाएंगे तो दोनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे। हो सकता है जो वो खुशी खुशी आया वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन वो दबाव की सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करेगा, प्रेशर सिचुएशन में तो वो कहना मुश्किल है। तो रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट के अंदर हम चेक करते हैं द
reliability means the accuracy of the test for a particular person in the different position or the different person in the same position. मैंने क्या बोला? अ पर्टिकुलर पर्सन इन द डिफरेंट पोजीशन और द डिफरेंट पर्सन इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, ये हमारी रिलायबिलिटी टेस्टिंग होती है। देन वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब कि उसका लीगल एस्पेक्ट है, उसका अब यहाँ तो लीगल एस्पेक्ट दिया, वैसे इसका थ्योरी में लीगल एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम चेक करते हैं उसमें कि उसका करंट सिनेरियो के अंदर उसकी वैलिडिटेशन है कि नहीं है, दैट इज आउटडेटेड तो नहीं हो गया। अभी अगर हम आउटडेशन की बात करें तो बहुत सी चीज़ें आउटडेटेड होती हैं, हर टेक्नोलॉजी हर 6 महीने में आउटडेटेड हो जाती है। तो लीगल एस्पेक्ट, इट मेजर टू प्रूव द समथिंग इज ट्रू और करेक्ट, यहाँ पे वैलिडेट यानी ट्रू और करेक्ट भी होना चाहिए, और इसके साथ रिलायबल के साथ, इसके साथ वैलिडेट के साथ मीन्स के कॉम्प्रिहेंसिव भी वर्ड यूज कर सकते हो, और इसमें वर्ड यूज कर सकते हो आप करेक्टनेस, कि वो करेक्ट भी होना चाहिए अभी के हिसाब से, ठीक है। अब फाइंडिंग आउट सिलेक्शन बायस, अब ये मतलब अलग है चीज, यानी कि सिलेक्शन बायस क्या है पहले तो अपन ये चेक कर लेते हैं। सिलेक्शन बायस का मतलब होता है पक्षपात, बायसनेस का हिंदी मीनिंग है पक्षपात। पक्षपात क्या होता है? देखो 25 मिनट हो गए, पता है मैं भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, इसलिए मेहनत आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप ज़्यादा कर रहे हैं, मैं इस बार थोड़ी कम कर रहा हूँ, तो थोड़ा कॉम्बिनेशन बना रहता है, ठीक है। अब सिलेक्शन बायसनेस क्या है? सिलेक्शन बायसनेस का सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि पक्षपातपूर्ण रवैया सिलेक्शन करते समय। अब सेलेक्ट करते समय कौन कौन करता है, ये अलग से ही क्वेश्चन बनता है कि सिलेक्शन बायसनेस, एक्सप्लेन द सिलेक्शन बायसनेस टाइप, कौन करता है? सेलेक्टर ही करते हैं। अब कोई किसी को, अरे मेरे पहचान वाला है तो उसको ले लिया, तो इसके कुछ टाइप्स हैं, कुछ मिथ्स हैं, मिथ्स यानी कि भ्रांतियां, और टाइप्स यानी कि प्रकार, जिनके कारण की सिलेक्शन में बायसनेस हो जाती है, पक्षपात हो जाता है, यानी कि इनकरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। लीडिंग विद इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब कि हमें देख के लग रहा है ये अच्छा लड़का है, हाइट पर्सनालिटी तगड़ी है तो अच्छे से काम करेगा, पता चला उसने आके पूरा काम चौपट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने उसका कोई स्किल टेस्ट नहीं लिया, हमने ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे उसके कोई काम नहीं किया, हमने उसका जीडीपीआई में कोई वर्क नहीं करा, हमने तो उसका इंट्यूशन से उसको जॉब दे दी। तो दैट इज लीडिंग विद इंट्यूशन क्रिएट्स द बायसनेस, ठीक है। कंफर्मेशन बायसनेस, कंफर्मेशन बायसनेस कि हमको तो ये 5 बंदों को रखना ही है, हमको तो 3 बंदों को लेके ही जाना है, कंफर्म कर रखा है, इनमें से 3 तो लेना ही है, भले उनको आता हो ना आता हो, तो दैट इज कंफर्मेशन बायसनेस। हायरिंग, मेरे को पता है एक कॉलेज में था मैं, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग किस्सा है, यहाँ पे जुड़ गया इसलिए बोल देता हूँ। उसमें नेक का एग्रेडिशन होने वाला था, नेक का एग्रेडिशन होने वाला था। किस्मत से उस समय मैं भी इंटरव्यूअर के पैनल में था, मीन्स कि मैं इंटरव्यू ले रहा था, तब कोई एचआर के बंदे आए, तब मैं नया रिक्रूटमेंट था, मतलब जुम्मे मेरी पीएचडी हुई थी, और तो किसी कॉलेज में मेरे को एज ए रिक्रूट इंटरव्यूअर पैनल बुला लिया गया, और हमारी टीम थी, और हमारे पास 3 कैंडिडेट आए थे उस समय, और तीनों में से एक भी मुझे वो नहीं लगा कि क्वालिफाई कर सके, सिंपल से ना वो किसी स्टूडेंट के लिए थे, फिर भी उनको रखा गया। क्यों? क्योंकि नेक का एग्रीडेशन आ रहा था, उनके पास डिग्री कंफर्म थी, और डिग्री कंफर्म होने के कारण कॉलेज को दिखाना था। और ये वैसे बात बोलने की नहीं होती, कभी कभी कंपनी को भी मजबूरी के अंदर कुछ एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को एनी हाउ कहीं पे शो करना है ऑडिट के अंदर, या कहीं पे उनको स्किल इंप्रूवमेंट करना है, या वो सोच रहे हैं कि हम इसका आगे बढ़ा लेंगे, तो दैट इज कंफर्मेशन बायसनेस। थर्ड होती है हायरिंग समवन सिमिलर टू योरसेल्फ। कोई आया, भैया आनंद नाम का व्यक्ति है, अरे भैया क्या बात है, राजस्थानी है, अरे भैया मारवाड़ी टचवी है, अरे भैया तू तो बिल्कुल अपने गाँव का लगे है, चल आ जा, है ना। अपन ने उसके आगे कुछ पूछा ही नहीं, आया। तो क्या हुआ? हायरिंग समवन सिमिलर टू योरसेल्फ, व्हेन वी हायर अ पर्सन विद द सिमिलर पर्सनालिटी, सिमिलर नेम, सिमिलर कास्ट, सिमिलर सोसाइटी, सिमिलर रिलीजन, सिमिलर any kind of the similarity, that is creates biasness. Then halo effect, halo effect बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। हालो इफेक्ट क्या होता है कि 10 बच्चे शरारत कर रहे हैं, तो 11वां उनके साथ शरारत नहीं कर रहा है, लेकिन वो उनके साथ घूम रहा है, तो हमें क्या लगता है टीचर को, इसने भी मस्ती करी होगी। ये होता है हालो इफेक्ट, यानी भ्रम। हालो यानी भ्रम का हो जाता है ना, कि अब हमको लग रहा है कि ये ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये मस्ती करने वालों के साथ है। अब 10 इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं, उनमें एक शरारती बच्चा बैठ जाए तो भी हमको यही लगेगा कि वो शरारत नहीं कर रहा, वो पढ़ाई कर रहा होगा। तो दैट इज हालो इफेक्ट। तो जब हालो इफेक्ट हो जाता है, यानी भ्रम हो जाता है हमको, तो उसके कारण हम ये कह देते हैं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस, जब हमको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, ये बंदा आगे जाएगा, ये लंबी रेस का घोड़ा, इसको सेलेक्ट करो, तो दैट इज सम पॉइंट्स। इसके अलावा एन नंबर्स ऑफ द पॉइंट क्रिएट करे जा सकते हैं। हर बुक्स और हर थ्योरी में अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं कि व्हाई वी क्रिएट द बायसनेस और हाउ द बायसनेस इज क्रिएटेड बाय द इंटरव्यूअर और द रिक्रूटर
बाय एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसके अंदर मैंने 4-5 पॉइंट आपको लिखे हैं, कोई इसमें ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, लेकिन आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। 1 पेज के अंदर ये क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन के अंदर बैठता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप, हाँ, अब प्रिडिक्टिंग एट द परफॉर्मेंस एट द टर्नओवर। हाँ, प्रिडिक्टिंग द परफॉर्मेंस एंड द टर्नओवर। प्रिडिक्टिंग का मतलब है अनुमान लगाना, परफॉर्मेंस का मतलब है उसका प्रोडक्शन, उसकी कैपेसिटी, उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसने परफॉर्मेंस करा है, यानी कि उसकी उत्पादन क्षमता। अब हाउ वी प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस एंड द टर्नओवर। टर्नओवर मींस कि कितने टाइम तक वो काम करेगा। याद रखना यार, टर्नओवर का मतलब टोटल सेल्स नहीं है, बुक में दिया हुआ है तब भी मत मानना, मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लेना। या टर्नओवर का मतलब है द रिटेंशन टाइम ऑफ द एम्प्लॉय। और दूसरा कह रहे हैं तो कह लेना, मेरी बात मान लेना, मैं इसमें सही हूं, मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ टर्नओवर का मतलब टोटल सेल्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये एचआर का सब्जेक्ट है। लेकिन जो बुक है उसके अंदर टर्नओवर का मतलब टोटल सेल्स या नंबर ऑफ प्रोडक्शन से ही होता है, लेकिन यहाँ पे टर्नओवर का मतलब रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉय या करंट सर्कल ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब कि जो लीव वगैरह ये सब छोड़ के है, एब्सेंटिज्म रिपोर्ट, वो सारी चीजें इसमें आती है। तो प्रिडिक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉय इट्स, इसके दो ही फैक्टर हैं। पहला डाटा ड्राइवन, यानी कि अपन डेटा के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर आधारित करके बता दें, या फ्यूचर के एस्टिमेशन के ऊपर आधारित करके बता दें, तो दैट इज द टू की एलिमेंट्स हाउ वी प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। पहला कैसे करोगे प्रिडिक्ट? सबसे पहला फ्यूचर के बारे में एनालिसिस करके बता सकते हो। सॉरी, चलो पहले बोलते हैं डेटा, यानी कि अभी वो 20 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है तो कल भी वो 20 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, तो ये तो हो गया डेटा। आज उसने 20 का करा है तो कल भी वो 10 दिन बाद भी 20 का करेगा, दैट इज फ्यूचर एनालिसिस। या फ्यूचर में भी सेम कंडीशन होगी तो वो सेम एनालिसिस करेगा, सेम प्रोडक्शन करेगा, दैट इज द सेम वर्क ऑन परफॉर्मेंस। अब इसको उल्टा भी होता है, कभी कभी नेगेटिव स्लोप में भी जाता है कि आज उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा तो कल भी अच्छा नहीं करेगा, और आज उसका लो है क्योंकि वो प्रेशर में, तो एनी प्रेशर सिचुएशन के अंदर एसएसबी में सिलेक्शन क्यों नहीं होता बच्चों का? इसलिए नहीं होता कि जब वो एसएसबी का एग्जाम देने जाते हैं, प्रेशर सिचुएशन आती है तो वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो आर्मी को क्या लगता है, अगर ये प्रेशर सिचुएशन में कोलैप्स कर जाएगा तो ये परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि आर्मी की जॉब इज द मोस्ट प्रेशर जॉब। मतलब मेरे को तो सलाम है उनको बंदों को कि इतनी टीडियस जॉब होती है। 2 बंदे आतंकवादी हैं एक घर के अंदर, 3 उसके अंदर आम नागरिक हैं, तीनों की जान भी बचानी है, दोनों को मारना भी है और खुद को भी बचाना है, और आगे जवाब भी देना है, बॉस को भी जवाब देना है। ऐसा नहीं फायर कर दिया और पूरी बिल्डिंग उड़ा दी, सब खत्म, पांचों का, ऐसा काम नहीं करा सकता है। भारत देश है मेरा, ठीक है, तो सबकी हेल्प करी जाती है, इसलिए उसकी बहुत टीडियस जॉब होती है लिटरली। मैं तो कभी कर भी नहीं पाऊंगा, कोशिश भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी सैनिक बन सकता हूं, क्योंकि इतना हाई इंटेंसिटी, हाई मैन पावर, हाई टेंस जॉब होती है। वो करने के लिए एक जो जज्बा है वो तो है, लेकिन वो करने के लिए जो एफर्ट वो लगा पाते हैं वो हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट है। मींस जो हमारी आर्मी ट्रेनिंग देती है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग। लेकिन उसके लिए भी एसएसबी का जो इंटरव्यू की करंट मैन पावर साइकोलॉजी तक तो पहुंचे वो, तो वो साइकोलॉजी तक को मीट करने को फ्यूचर एनालिसिस बोलते हैं। आई होप दैट पॉइंट्स ऑल क्लियर। यहाँ पर मैंने आर्मी का एग्जाम्पल लिया, आप भी एग्जाम के अंदर आर्मी का एग्जाम्पल लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने आप एग्जाम्पल लिखोगे एचआर, एनालिटिक्स या कोई भी थ्योरी का पेपर, उतना अच्छा जाने की संभावना बनती है, एग्जाम में उतने अच्छे नंबर अपने को आते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। यहां तक शायद मेरा कोर्स सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जल्दी ही लेकर आ रहा हूं, और मुझे जरूर बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं। थैंक यू।